हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। रिएक्ट की जर्नी को जब हमने स्टार्ट किया था तब ऐसा लग रहा होगा आपको कि पता नहीं रिएक्ट तो क्या ही कोई नई चीज़ आ गई है और इसको सीखना तो बड़ा डिफ़िकल्ट होएगा। बट जिस तरह से हमने स्टार्ट किया और जैसे जैसे हमने कॉम्प्लेक्सिटी को इंट्रोड्यूस किया और इतने प्यारे तरह से किया कि ऐसा लगा ही नहीं कि कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स हो रही है। हर एक पॉइंट पे हमने मेक श्योर किया कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ। वो आप पहले प्रोजेक्ट को ले लीजिए, फिर दूसरे को ले लीजिए या फिर तीसरे प्रोजेक्ट को ले लीजिए। हाँ जी, मिनी प्रोजेक्ट थे तो क्या हुआ, सीखने को तो मिला। एंड यही इम्पॉर्टेंट है, सीखते हमेशा रहिए। आज के हमारे इस वीडियो में हम उसी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और आज रिएक्ट हुक्स के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, यूज स्टेट के बारे में कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको कि कोई चीज़ होती थी, वो a=5 सबसे पहले वीडियो में बताया था ना, उसी को आज थोड़ा सा कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छा, आज का पूरा वीडियो जो है वो हुक्स के अराउंड ही इन डेप्थ रिवॉल्व करेगा और यूज़ इफ़ेक्ट, यूज़ रेफ प्राइमरली इन्हीं पे फोकस करेंगे। उसके अलावा हुक्स कई सारे रिएक्ट में अवेलेबल हैं, तो जाइए एक्सप्लोर कीजिएगा। और डॉक्यूमेंटेशन आपके पास में अवेलेबल है, चैट जीपीटी आपके पास में अवेलेबल है। एक डायरेक्शन हमसे ले लीजिए और चलना शुरू कर दीजिए उस डायरेक्शन पे। इसी तरह से तो आप मॉडर्न डे डेवलपर बनेंगे। अब एआई वगैरह इतना आ गया है तो यूज़ करिए, फ्री में चैट जीपीटी मिल रहा है आपको, ज़रूर यूज़ करिए। चलिए अब हम लोग जो है अपना आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वीट पे चलते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई जो है आप रिएक्ट को हमें इंस्टॉल करने में मदद करिए। अभी तक तो याद हो गया होगा, अगर याद हो गया है तो हम लोग सीधे टर्मिनल पे टाइपिंग शुरू कर देते हैं। बट मेरे को याद करने में थोड़ी सी परेशानी रहती है, तो मैं तो जो है डॉक्यूमेंटेशन का काफ़ी सहारा ले लेता हूँ और आपको भी लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। मैं बंद से कर रहा हूँ और आप चाहें तो एनपीएम से कर लीजिए, नहीं तो बंद से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनपीएम भी बढ़िया काम करता है। कुछ नहीं, बस एंड ऑफ द डे चीज़ वही है, बट ठीक है। टर्मिनल खोल लेते हैं। अभी तक टर्मिनल खोलना आ गया होगा आपको, कंट्रोल और बैकटिक्स दबा के। बैकटिक क्या होता है, एस्केप की के जस्ट नीचे वाली की को हम लोग बैकटिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको पेस्ट करेंगे और उसे बोलेंगे कि भाई मेरे लिए जो है प्रोजेक्ट आप बनाइए। प्रोजेक्ट बनाने के लिए अब सबसे पहला जो सबसे कठिन सवाल वो पूछेगा वो ये होगा कि नाम क्या देना चाह रहे हो। स्पेक्स बड़ा परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, स्पेक्स हम भी लगाते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या ले लिया जाए आज? चलिए, पिछली बार लर्निंग समथिंग न्यू लिया था और ये नाम रखना बड़ा परेशानी का विषय है। चलिए प्रोजेक्ट 3 कर देते हैं आज। प्रोजेक्ट 3 बहुत कॉम्प्लेक्स नाम हमने रखा है। अच्छा, क्या टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना चाहोगे, पूछ रहा है हमसे रिएक्ट। एंड बाय द वे रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। ये आपसे नहीं पूछेगा, इसको नो पे कर देते हैं अभी हम, और इसको भी नो ही कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ लोग डायरेक्टली इंस्टॉल वाले सेक्शन में कूद जाएंगे, बट आप हमारे साथ में पढ़े हैं, हमसे सीखा है आपने, तो आपको पता है कि पहले जो है सीडी करके उस डायरेक्टरी में जाना होता है, क्योंकि एक नई प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया है तो इसके अंदर जाना है, फिर ही तो इंस्टॉल करेंगे नोड मॉड्यूल्स। इसी प्रोजेक्ट इस फोल्डर के अंदर ही तो नोड मॉड्यूल्स नाम का एक जो फोल्डर है वो चाहिए ना, बाहर तो नहीं उसको चाहिए हमें। तो इसलिए उसके अंदर सीडी करके जाते हैं और फिर वहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। और अगर अभी तक ये नहीं समझ में आया तो एक बारी दोबारा से पुराने वीडियोस देखने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं जहाँ जहाँ पे बन लिख रहा हूँ आपको सिंपली वहाँ पे npm लिख लेना है। और काफ़ी अब तो ये याद हो गई होंगी चीज़ें, इसीलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जल्दी तो नहीं कहूँगा, बट ठीक है, थोड़ा सा अब डेवलपर वाली वाइब आने लगी कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे चुटकियों में काम होता जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हुक्स के बारे में इन डेप्थ चर्चा करेंगे, क्या होता है यूज स्टेट, क्या होता है। पिछले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन किया था इसके बारे में। एंड आपको वो याद होगा जब मैंने आपसे एक चीज़ पहले वीडियो में बोली थी कि रिएक्ट काफ़ी चीज़ें अंडर द हुड कर देता है। रिएक्ट इनफैक्ट आपसे बोलता है कि आप कम से कम कोशिश कीजिए कि आप डॉम के साथ में खेलें। आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्टली मेरे को ये बता दीजिए, एब्स्ट्रैक्टली मतलब आप सिर्फ मेरे को ये बता दीजिए कि एक काम करो रिएक्ट, ये जब भी कोई चेंज हो इस वेरिएबल का तो तुम अपने आप री रेंडर कर देना। अब ये री रेंडर क्या होता है, वो रेंडर मेथड याद है?
अभी उसी पे भी बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो रिएक्ट क्या बोलता है, मैं इसको री रेंडर कर दूंगा। री रेंडर मतलब दोबारा से रीलोड कर दूंगा। आपने देखा होगा पहले ही वीडियो में हमने ये बोला था, अगेन पहले 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 वीडियो को मैं बार बार कोट कर रहा हूँ, और उसका रीज़न ये है कि फाउंडेशंस हमेशा ही काम आने वाले हैं वही। तो जो आपने पहला वीडियो देखा रहेगा उसमें हमने बताया था कि कैसे रिएक्ट मेक श्योर करता है कि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बना पाए, वो कभी भी रीलोड होने ही नहीं देता है। तो वो कैसे मैनेज करता है इंटरनली, तो भाई वेरिएबल्स अपडेट हुए तो यूआई में तो अपडेट हुआ होगा ना। चलिए तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर हमारे पास में आ गया है और हमें भी पता है ये इतना काम का कुछ खास है नहीं, तो फिर हटाइए जो जो काम का नहीं है, क्यों ही ज़्यादा तकलीफ़ लेनी। सीधे बोलिए कि हेलो जी कैसे हैं आप, और हमसे भी पूछ लीजिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पूछते रहिए। कमेंट सेक्शंस को भी एक्टिव रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा app.css चाहें तो रिमूव कर दें, नहीं चाहिए तो बनी रखते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सर्वर हमने ऑलरेडी अप एंड रनिंग रखा हुआ है, तो आ गया है हमारे पास में आउटपुट। ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ जो है आज हुक्स की बात करने वाले हैं। अच्छा, हुक्स की जब भी बात करते हैं तो मैं आपको, देखिए जो पूरा रिएक्ट का कोर्स है वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में पूरा सम अप कर दिया था। तो अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आप ये मान के चलिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मान के चलिए कि आपका रिएक्ट 90% कंप्लीट है, बस थोड़ा ज़रा सा बचा है, और वो ज़रा सा अभी कंप्लीट कर देते हैं। तो मैंने आपको कुछ ऐसा पिक्चर दिखाया था कि अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है ए नाम का, और उसमें मैंने 5 वैल्यू असाइन करी है, और यहाँ पे मैं आपसे ये बोलूँ कि ए की वैल्यू है, क्या वैल्यू है भाई ए की वैल्यू है ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दें इसको। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही पहचाना, इसको ऐसे नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ए एक वेरिएबल है, और इसको अगर आपको जो है यहाँ पे ऐसे रिएक्ट को बताना पड़ेगा ना कि ए वेरिएबल है, कोई टेक्स्ट नहीं है, आपने ऐसे नहीं रेंडर करना है। तो इसको बताने के लिए हमने इसको कर्ली ब्रेसेस में रैप कर दिया। ठीक बात है सर। चलिए, तो ए की वैल्यू है 5। ठीक बात है, ए की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा, काम करते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी देर में ना एक काम करो, आप ए की वैल्यू को 6 कर दो। ठीक है, बट अब इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इस पर ऑन क्लिक फंक्शन लगा लेते हैं। अब जिनको नहीं पता ऑन क्लिक, तो जावास्क्रिप्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हो, अब उसमें गड़बड़ी कर रहे हो, कोई बात नहीं, उसमें भी आपकी हेल्प कर देंगे। चलिए फ़िलहाल यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं, INCREASE। ठीक है, अगर मैं लिख पाया हाँ जी, अब इस स्पेलिंग से याद करना अपने आप में एक कमाल का विषय है, मेरे को तो कभी याद नहीं हुई, आप ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, तो इंक्रीज़ करने की बात है। अच्छा, इंक्रीज़ क्या करना है, ए को ही 1 से बढ़ा देते हैं, ए को 1 से बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़िया चीज़ है सर। हाँ, तो ए कांस्टेंट है तो आप ए को कैसे बढ़ा सकते हो, सही बात है, तो लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक हो रहा है, तो ऑन क्लिक क्या करेगा, ऑन क्लिक बोलेगा कि भाई साहब जैसे जैसे मेरे इस डिव के ऊपर कोई भी क्लिक करता है, मैं क्या करूँगा, मैं इंक्रीज़ को जो है कॉल कर दूंगा। अच्छा, जो लोग HTML और जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे हम कुछ ऐसे कर रहे थे, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये जिस टाइम पे रिएक्ट इसको पढ़ रहा होगा, आप ऐसे समझ सकते हो, वो उसी टाइम पे ही इसको जो है चला देगा फंक्शन को। ये चला के ज़रूर एक बार करके देखिएगा इस तरह से भी, तो रिएक्ट क्या करेगा, तुरंत ही इसको एग्जीक्यूट कर देगा जैसे ही वो उसको पढ़ रहा होगा। हम ये नहीं चाहते। हम कब चाहते हैं कि इंक्रीज़ कब कॉल हो, हम इंक्रीज़ को तब कॉल करवाना चाहते हैं जब हम इस पर क्लिक करें। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा भाई मैं आपको रेफरेंस दे दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको रेफरेंस दे दे रहा हूँ, और इस रेफरेंस को आप होल्ड करके रख लो। ठीक है, इसको तब तक नहीं चलाना है जब तक मैं आपको क्लिक ना करूँ। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है सर, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करो, हम लोग रिएक्ट पढ़ने आए हैं। सही बात है, सही बात है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है कंसोल भी खोल लेता हूँ ताकि आसानी रहे। एंड यहाँ पे काम करते हैं, कंसोल लॉग भी करवा ही लेते हैं। क्या है, कंसोल डॉट लॉग करिए भाई आप, और लिख लेते हैं आफ्टर इंक्रीज़। ठीक है, स्पेलिंग सही है, अगर नहीं सही है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। स्पेलिंग्स की क्लासेस हम लोग ज़रूर लेंगे। अच्छा, ये इसको कर लेते हैं बिफोर इंक्रीज़। ठीक है, बिफोर इंक्रीज़। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरे को जो है लॉग दिखता रहेगा। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो भाई वैल्यू जो है वो बढ़ तो रही है। इधर देखिए, कंसोल पे देखिएगा,
पहले 7 वैल्यू है, अब 8 हो गई है। बट 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 ये ए की वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रही है? ऐसा क्या गलत किया है हम लोगों ने कि ए की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं हो रही? आपको मैंने यूज स्टेट का इस्तेमाल करके दिखाया था, मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट की क्या सुपर पावर है, कैसे वो इंटरनली सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। अब कोई जावास्क्रिप्ट पढ़ के आया है, वो डायरेक्टली मेरे को बोलेगा कि सर यहाँ पे हम एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करते हैं और इस ए को जो है सीधे सीधे अपडेट कर देंगे, हो जाएगा अपडेट। बट रिएक्ट का कहाँ पे यूज़ आ रहा है फिर? यही तो सुपर पावर है रिएक्ट की, कि वो आपसे बोलता है कि अब आपको ये सारे काम खुद नहीं करने। अच्छा, ये खुद क्यों नहीं करने? क्योंकि रिएक्ट हुक्स हैं। अच्छा, रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं बाय द वे? ये तो आपने बताया नहीं, वीडियो ही उस पर था, अभी बताएंगे ना। रिएक्ट हुक्स क्या करते हैं? वो अंडर द हुड जाके रिएक्ट के, अंडर द हुड मतलब इन डेप्थ, इन डेप्थ तो सही वर्ड नहीं रहेगा, वो रिएक्ट को इंटरनली कैसे फंक्शन करवाना है, कैसे आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसको जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS में कन्वर्ट करना है, वो आपका हुक्स कर देते हैं। सारा कुछ जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट हो रहा होता है, और नहीं तो क्या। आपका ब्राउज़र में जो कुछ भी चल रहा है वो एंड ऑफ द डे सारा कुछ उन्हीं 3 टेक्नोलॉजीज़ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से ही चल रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिएक्ट कुछ अलग ही कर देता है, तो ऐसा नहीं है। रिएक्ट भी एंड ऑफ द डे कन्वर्ट उसी में ही हो रहा होता है। आप सोर्सेज में जाके चेक कीजिए, आपको सब दिख जाएगा कि किस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर, उस पर भी बात करने वाले हैं, बट अभी के लिए हमें जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि हुक्स क्या करते हैं। हुक्स बेसिकली आपसे इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं और इंटरनली वो सारा काम वो गेट एलिमेंट बाय आईडी या जिस भी तरह से उन्हें करना है वो कर देते हैं। अब आपको उसमें परेशानी नहीं लेनी, ठीक है? तो मतलब ये तरीका कहीं ना कहीं सही नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं सही हुआ? क्योंकि जब जब आपने ये चीज़ करी, जब आपने ए को इंक्रीज़ किया, तो मेरे रिएक्ट को तो ये पता ही नहीं है ना कि इस ए की वैल्यू को मेरे को दोबारा से अपडेट करना है। आपने यहाँ पे कहीं पे बताया ही नहीं उसको कि ए की वैल्यू को दोबारा से अपडेट करो। तो जब आप ये नहीं बताओगे कि इस वैल्यू को दोबारा अपडेट करो, तो रिएक्ट को पता भी नहीं चलेगा। जब रिएक्ट को पता नहीं चलेगा तो वो उसको अपडेट करेगा नहीं। अच्छा, अपडेट करता कैसे है? वो क्या करता है, ये फंक्शन को, इस ऐप नाम के फंक्शन को आप इंपोर्ट कहाँ पे कर रहे थे? आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे। वो इस फंक्शन को क्या करता है, इस कंपोनेंट को क्या करता है, दोबारा से एक बारी रिफ्रेश करके दोबारा से उसी जगह पे प्लेस कर देता है। ये कैसे करता है? इसी को री रेंडरिंग बोलते हैं। तो वो जो री रेंडरिंग करता है वो कुछ इसी तरह से करता है। तो जो री रेंडरिंग हो रही होती है वो कुछ इस तरह से हो रही होती है कि उस ऐप कंपोनेंट को लेता है और दोबारा से जो है एक बारी चला के मतलब दोबारा से उठाता है और प्लेस कर देता है यहाँ पे, ताकि वो दोबारा से चल जाए। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो इस तरह से कर रहा होता है इंटरनली कि आपका जो मेन पेज है वो रिफ़्रेश ना हो, क्योंकि अगर वो रिफ़्रेश हो गया तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन वाली बात ही पूरी ख़राब हो जाएगी। तो ये क्या चीज़ हुई? ये कुछ इस तरह से हुआ। चलिए स्क्रीन पे चल देते हैं और वहीं पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। मान लीजिए ये मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है? ये मेरा पूरा पेज है, ठीक है? इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है? अभी दिख रहा है। अब मान लीजिए ये मेरा एक डिव कंपोनेंट है और एक मेरा ये डिव कंपोनेंट है, और ये पूरा जो डिव कंपोनेंट है ये मेरे एक तीसरे डिव कंपोनेंट के अंदर बना हुआ है, ठीक है? तो अगर मेरे को इसको लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूँगा कि एक पेरेंट डिव है, उसके अंदर 2 डिव्स और हैं, ठीक बात है? तो कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। देखिए, विजुलाइज़ कीजिएगा। जो आउटर मोस्ट डिव है वो एक मेरा पेरेंट डिव है, उसके अंदर 2 डिव्स हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है 5 और यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू रखी हुई है 6। अब ये वाली जो मेरी वैल्यू है 5, इसमें कुछ चेंजेस आए, मान लीजिए ये कुछ भी अपडेट होके बदल गई, ठीक बात है, कुछ भी हो सकता है, बदल सकती है। तो क्या मेरी एप्लीकेशन के लिए ये वर्थ इट होएगा कि वो इस वाले सेक्शन को भी दोबारा रीलोड करे या पूरी पेज को ही रीलोड करे? क्यों भाई, जब 5वां ये 5 को मैंने 6 किया है या कुछ भी वैल्यू चेंज की है, तो पूरे कंपोनेंट को क्यों री रेंडर करना, पूरी वेबसाइट को क्यों री रेंडर करना? क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है। तो हम क्या बोलते हैं रिएक्ट से कि रिएक्ट आप एक काम करो, आप सिर्फ इस वाले कंपोनेंट को निकालो यहाँ से और दोबारा से इसको रिफ्रेश्ड फॉर्म में चला के यहाँ पे दोबारा रखो, ताकि मेरे को अपडेटेड वैल्यू मिल पाए। इंटरनली मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें वही कर रहा होता है जो अभी तक आप पढ़ के आए हैं। हाँ, थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड करके चीज़ें कर रहा होता है, बट कर वो सारी चीज़ें वही रहा होता है। होता क्या इससे? इससे आपकी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। कैसे इम्प्रूव हो जाती है? क्योंकि अब आपको देखिए मैं दिखाऊंगा
कैसे आपको वो जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वाली चीज़ है वो नहीं करनी, कैसे क्यों नहीं करनी भाई, चलिए दिखाता हूँ। तो जो कल वाली चीज़ हमने करी थी, क्या किया था हमने कहा था यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। यूज स्टेट क्या है, एक हुक है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्टेट्स को मैनेज करने के लिए। अब लेट्स से 5 ही रख लेते हैं। और यहाँ पे पहला क्या था, जल्दी से बताइए पहली चीज़ क्या यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे पहली चीज़ आने वाली है वैल्यू। कुछ भी नाम आप ले सकते हैं, आप अंकल ले सकते हैं, आप आपका नाम लिख सकते हैं, आप कोडर्स ज्ञान ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बट कन्वेंशन ये है कि जो आपने पहला लिया है उसके अगला वाला आप सेट वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है सर, बोल देंगे। ये लाल लाल लाइन क्यों बन के आ रही है नीचे, वाई दिस वार्निंग, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप वैल्यू डिक्लेयर तो कर दिया बट आपने यूज़ नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है मैं वार्निंग भी हटा दे रहा हूँ। तो जैसे ही उसने वार्निंग हटाई तो मैंने भी उससे बोल दिया कि ठीक है आपने, थैंक यू, आपने वार्निंग हटा दी। तो पर उसने बोला कि सेट वैल्यू तो आपने यूज़ ही नहीं किया। बात तो सही है, सेट वैल्यू का यूज़ नहीं किया। अच्छा, ये पूरा पुराना वाला कोड अब मैं दोबारा से लिखने जा रहा हूँ। मैं क्या बोलूँगा कि सेट वैल्यू के पास में मैं जाऊँगा और उसको एक कॉल बैक फंक्शन पास करूँगा। ये कॉल बैक फंक्शन क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो है एक प्रीवियस वैल्यू का एक्सेस चाहिए कि प्रीवियसली क्या वैल्यू थी आपके पास में। अच्छा, अगर ये नहीं समझ में आया तो पिछला वाला वीडियो देखने की ज़रूरत है, सीधे यहाँ पे आएँ क्या। और अगर सीधे नहीं आए तो समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो लाइक करना तो बनता है, हमें भी तो पता चले कि भाई बच्चों को समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें इतने आसानी से समझा रहे हैं। आई नो आप लोग अप्रिशिएट तो करते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई वैल्यूज़ को अपडेट करने की बात। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए वैल्यू अपडेट होने लगी, बट ये क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। जितनी बार भी आपने ये चीज़ करी उतनी बार पता है क्या हुआ, बोर्ड पे समझते हैं। जितनी बार भी आपने ये बोला, ठीक है अभी तो ये समझने के लिए था, अब इसको हटा लेते हैं और इसे भी हटा देते हैं। ये हमारी वैल्यू है, लेट्स से ए नाम से वैल्यू है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। उसने क्या बोला, जितनी बार भी आप इस वैल्यू को अपडेट करते हैं यूजिंग सेट वैल्यू, ठीक है सेट वैल्यू क्या है, ये है ना सेट वैल्यू। जितनी बार भी आप इस सेट वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनली क्या हो रहा है, वो इस कंपोनेंट को उठाता है, उसको दोबारा रन करवाता है, एक भी साथ में यहाँ पे चला जाता है और इसको दोबारा रन करवाता है। ठीक है, ए से पूछता है अब आपकी वैल्यू क्या हो गई, तो ये बोलता है कि हाँ कुछ अपडेट तो हुआ है। तो बोलता है ठीक है आपका अपडेट हो गया, अब मैं आपको दोबारा यहाँ पे ला के रख दे रहा हूँ। ठीक है, पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वाली चीज़ हो रही है कि उसने बोला इसको टारगेट किया, इस पर्टिकुलर सेक्शन को अपडेट कर दिया एंड दैट्स इट। यही काम यूज स्टेट करता आ रहा है। ठीक है, मतलब इतनी सारी बात का सिर्फ सिंपल सा मतलब ये है कि रिएक्ट जो है अंडर द हुड मेरे यूज स्टेट की मदद से, जो कि एक हुक है, एक स्टेट को मैनेज करता है। उस स्टेट को इंटरनली वो अपडेट करता है, जिसको हम लोग रेंडरिंग बोलते हैं, री रेंडरिंग बोलते हैं, जब वो दोबारा से कंपोनेंट को जो है वहाँ पे उठा के दोबारा से रख रहा होता है, तो उसको मैं री रेंडरिंग बोलता हूँ। ठीक है, मतलब इतनी सारी बात का इतना सिंपल सा मतलब था। ठीक है, तो मतलब ये कोई टफ़ चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझ गए। तो ये इस तरह से हमारे हुक्स कंप्लीट होते हैं। मतलब इन शॉर्ट हुक्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर दिया रिएक्ट की अंडर द हुड वर्किंग में, आपको अब हुक करने की ज़रूरत नहीं है। द रिएक्ट विल गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट्स फंक्शनैलिटीज़ एंड विल मेक श्योर कि जो चीज़ें आपको करनी चाहिए एज अ डेवलपर वो रिएक्ट कर देगा, ताकि आपका काम ईजी हो जाए। ठीक है, यूज़ स्टेट को तो हमने बड़े अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में। अच्छा, यूज़ इफ़ेक्ट एक अलग ही प्यारा सा हुक है। वो क्या बोलता है कि आपको ना हर बारी रन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूज़ स्टेट क्या बोलता है कि मैं आपका स्टेट मैनेज कर रहा हूँ, यूज़ इफ़ेक्ट ये बोलता है कि मैं या तो सबसे पहली बार में रन करूँगा, ठीक है, जब भी ये कंपोनेंट लोड होगा। कंपोनेंट से आपका क्या मतलब है, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है जिसको आपने एक्सपोर्ट किया है, या तो मैं तब रेंडर होऊंगा। अच्छा, तब रेंडर हो जाओ, कोई बात नहीं भाई, बढ़िया चीज़ है। और दूसरी बात वो ये बोलता है कि दूसरी बार मैं तब रेंडर हो सकता हूँ जब भी आप चाहें। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक एरे पास कर दो भाई। अब एरे क्यों पास कर रहे हो अभी बताएंगे। अभी इसको एम्प्टी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने बोला है हमने मान लिया है। ठीक है, यूज़ इफेक्ट का ये सिंटैक्स है। यूज़ इफेक्ट बोलता है कि भाई आप पहले तो यूज़ इफेक्ट लिख लो। अच्छा, ये रिएक्ट बोल रहा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। रिएक्ट ने बोला कि आपको ऐसे लिखना है, तो हमने कहा ठीक है ऐसे ही लिख देंगे। फिर वो ये बोलता है कि मेरे को एक कॉल बैक फंक्शन दे दो।
ठीक बात है, दे दिया। फिर वो बोलता है मेरे को एक, या तो ऑप्शनली आप इसको, इस वाली एरे को आप स्किप भी कर सकते हो चाहो तो, बट रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरह से लिखें। ठीक बात है। तो चलिए यहाँ पे कुछ आपको मैं करके दिखाता हूँ कि किस तरह से यूज़ इफ़ेक्ट जो है इस्तेमाल में लिया जाता है। अलर्ट आपने काफ़ी यूज़ किया होगा। यूज़ इफ़ेक्ट रन हुआ, ठीक है। आइए चलते हैं हमारी स्क्रीन पे एंड ये देखिए, देखा आपने, जैसे ही मैं रीलोड कर रहा हूँ मेरे को दिख रहा है कि यूज़ इफ़ेक्ट रन हुआ है। चलेंगे तो एक बार ही आएगा। ये देखिए मैं जितनी बार भी रिफ्रेश कर रहा हूँ वो मेरे को बता रहा है कि यूज़ इफ़ेक्ट रन हुआ है। मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि जितनी बार भी मैं इस वेबसाइट पे जाऊँगा उतनी बार यूज़ इफ़ेक्ट रन होगा। पार्शियली करेक्ट है। क्या मतलब है? एग्जैक्ट मतलब ये है कि जब जब मेरा ऐप नाम का कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये जब जब ये स्क्रीन पे रेंडर हो रहा होगा तब तब यूज़ इफ़ेक्ट रन होगा। ठीक है। मतलब यूज़ इफ़ेक्ट का जो सीधा साधा मतलब है वो वेबसाइट पे सीधे रेंडर होने से इतना ही है। मतलब अगर मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा ऐप कंपोनेंट वहाँ पे रेंडर हो रहा हो। अगर कंडीशनल रेंडर कर रहे हैं, पिछले वाले वीडियो से याद तो आ रहा है सर कि वो ऐप को हम कंडीशनली भी रेंडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐप कंपोनेंट को मेरे तभी रन होने की ज़रूरत है जब ये रेंडर हो चुका है। हाँ ठीक है, समझ गया सर। अच्छा, ये आपने एरे, एक एम्प्टी एरे बताई थी, इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ ये है, ये बोलती है कि एक तो मैं पहली बार रन हो जाऊंगा जब मैं रेंडर हुआ स्क्रीन पे, और दूसरी बार मैं तब रन होऊंगा या मैं रिपीटेटिवली तभी रन होऊंगा जब मेरी ये डिपेंडेंसी एरे में से कोई वैल्यू चेंज होती है। अब मान लीजिए, अब थोड़ा सा वापस चलते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वापस चलते हैं वापस पुराने वाले कोड में, जहाँ पे हम लोग यूज़ स्टेट का यूज़ कर रहे थे, जो एग्जैक्ट पिछला वाला कोड था। हाँ जी, ये वाला। यहाँ पे सिंपली हम यूज़ इफ़ेक्ट को भी पेस्ट कर देते हैं और इनसे बोल देते हैं कि आप इंपोर्ट भी कर लीजिए। ठीक बात है। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि जब भी जो है वैल्यू चेंज हो रही हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा यूज़ इफ़ेक्ट रन हो जाए। ठीक बात है। तो अभी क्या होगा सर? क्या ये रन होगा जितनी बार भी मैं इंक्रीज़ करूँगा? होना तो चाहिए, देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। चलिए, तो ये एक बारी तो ऑलरेडी हो गया, चलिए रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो मतलब रिफ़्रेश पे तो होएगा ही होएगा, मैं डिपेंडेंसी एरे दूँ या नहीं दूँ अलग बात है। रिफ़्रेश मतलब जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट लोड हुआ तो होगा। अब चलिए बढ़ा देते हैं। ये देखिए ये क्या हुआ, देखिए लोड हो रहा है, और जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तुरंत से वो समझ रहा है कि अच्छा जी आपकी ये जो वैल्यू चेंज हुई है। अभी काम कैसे हो रहा है ये देखिए। जैसे ही उसने कहा कि ऑन क्लिक हो इवेंट फायर हुआ, उसने कहा इंक्रीज़ को कॉल करो, मैंने कहा ठीक है कॉल कर रहा हूँ। इंक्रीज़ ने क्या बोला कि सेट वैल्यू को आप जो है 1 से बढ़ा दो। सेट वैल्यू को जब मैंने बढ़ाया तो सेट वैल्यू ने अंडर द हुड जाके वैल्यू को बढ़ा दिया। वैल्यू को जब उसने बढ़ाया तो यूज़ इफ़ेक्ट ने बोला बट वैल्यू पे तो मैं डिपेंड कर रहा हूँ, वैल्यू तो मेरी डिपेंडेंसी एरे में है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को रन होना है। अगर वैल्यू की वैल्यू चेंज हुई है, वैल्यू की वैल्यू अच्छी चीज़ है, तो वैल्यू की वैल्यू अगर चेंज हुई है तो इसका मतलब है मेरे को रन होना है। ठीक है, तो वो रन हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो यूज़ इफ़ेक्ट है वो फंक्शन में आ रहा है। अच्छा, यूज़ इफ़ेक्ट जो है एक नया टॉपिक है और एकदम से मैं भी आपको ओवरवेल्म नहीं करना चाहता, इसमें कई सारी और चीज़ें होती हैं, बट अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी थी कि यूज़ इफ़ेक्ट एग्जैक्टली क्या करता है। जब कंपोनेंट पहली बार रेंडर होगा तब चलेगा, उसके बाद में जब जब डिपेंडेंसी एरे चेंज होगी तब तब चलेगा। ठीक है, तो इतना ही जानना ज़रूरी है अभी के लिए। हाँ, कई सारी और भी चीज़ें हैं जो हम फ्यूचर में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी के लिए इट इज़ इनफ, और हम उतना ही पढ़ेंगे जितना अभी के लिए ज़रूरी है। हाँ, तो यूज़ इफ़ेक्ट की कहानी हो गई यहाँ पे ख़त्म। आगे हम लोग इसको दोबारा से उठाएंगे एंड इन डेप्थ इसके बारे में बात करेंगे। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाने वाले हैं, बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और यूज़ इफ़ेक्ट को जो है अपने आप में बड़ा सोच समझ के यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है यूज़ इफ़ेक्ट अपने साथ में लेके आता है। कई बार इनफाइनाइटली अगर वो चल गया तो परफॉर्मेंस इश्यूज़ भी आते हैं, तो उसको भी बड़े ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। तो किसी चीज़ की अच्छाइयाँ हैं तो उसकी परेशानियाँ भी हैं। चलिए, अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं
यूज़ रेफ के बारे में जो हमारा अगला टॉपिक भी है। और यूज़ रेफ की जब आप बात करते हो ना, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब आपको रेफरेंस पास करना है, यूज़ रेफ मतलब रेफरेंस, सिंपल, तब आप हमेशा यूज़ करिए यूज़ रेफ का। ठीक बात है सर, समझ गए। तो यूज़ रेफ को इंपोर्ट कर लेते हैं। कैसे इंपोर्ट करेंगे? इस तरह से इंपोर्ट करेंगे, एंटर दबा के। ठीक है, तो जो डिपेंडेंसीज़ का यूज़ नहीं है उनको हटा देते हैं, और यूज़ रेफ में फ़िलहाल अभी नल कर देते हैं, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ऑन क्लिक भी हटा ही देते हैं, अभी ऑन क्लिक का भी कुछ खास यूज़ नहीं है। और यहाँ पे बोल देते हैं कि चलिए एक इनपुट टैब ही ले लेते हैं, उस पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया। तो कहीं पे भी आप इस रेफरेंस को जो है रेफ करके पास कर देते हो। अच्छा, ये रेफ ही क्यों लिखा है? इसको कुछ और नहीं लिख सकते? नहीं, इसको कुछ और नहीं लिख सकते। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको वैसे ही लिखना है जैसे रिएक्ट ने बोल रखा है, जैसे HTML ने बताया है, तो वैसे ही लिखना है। ठीक है, इस रेफ को कर्ली ब्रेसेस में ही पास करना है, क्योंकि रेफ वेरिएबल नहीं, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है ऊपर। अब एग्जैक्टली वेरिएबल तो नहीं है, बट ठीक है, समझने के लिए वेरिएबल है। और इस रेफ से जो है मैं क्या एग्जैक्टली हासिल करना चाह रहा हूँ, व्हाट इज़ माय इंटेंशन बिहाइंड कि मैंने ये रेफ को यहाँ पे किया। तो इस रेफ से मैं कर क्या सकता हूँ कि मेरे पास में इस पूरे इनपुट टैग का प्रेफरेंस आ गया है। जब मेरे पास इस पूरे इनपुट टैग का रेफरेंस है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं आप कंट्रोल? अगर मैं इससे बोलूँ एक फंक्शन बना लेते हैं, और जब चाहेंगे तब चलिए कंट्रोल नाम से ही बनाते हैं, और जब भी इसका इस्तेमाल करना होगा तब हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, रेफ डॉट करेंट डॉट, ठीक है, ऑन क्लिक भी ले ही लेते हैं और कंट्रोल पास कर देते हैं इसमें। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी ऑन क्लिक का इस्तेमाल होगा, जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा, मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। और जब जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तब तब मैं क्या करूँगा, रेफ के अंदर से एक करंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं फोकस को कॉल कर रहा हूँ। ऐसे होगा क्या सर? चलिए करके ही देख लेते हैं। ठीक है, एक बारी रिफ़्रेश कर लिया। जब भी मैं इस पर कॉल कर रहा हूँ, तो ये कर क्या रहा है, एक नया एलिमेंट बना लेते हैं, उस पर क्लिक करवाते हैं, ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा। और अब आप सभी को पता है कि रिएक्ट यहाँ पे कंप्लेन क्यों कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि भाई आपने ये दो कैसे दो टैग्स आप कैसे एकदम से मेरे पास में लेके आ रहे हो, मैं तो सिंगल चीज़ को ही एक्सपोर्ट करूँगा। अच्छा, अब जब मैं क्लिक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये इस पे फोकस कर रहा है। देखिए, दिखा होगा आपको, मैंने क्लिक पे फोकस किया है, और इसने क्या किया ये देखिए। ये कैसे कर पा रहा है? ये इसलिए अचीव कर पा रहा है क्योंकि मेरे पास में इसका रेफरेंस है। अब ध्यान से याद करो, क्या यही सेम चीज़ हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके नहीं कर रहे थे? कर तो वही रहे थे, बट इसने आपका काम बहुत आसान कर दिया। अच्छा, ये जो रेफ वाली चीज़ है ये री रेंडर नहीं करती है, यानी कि अगर मैं डॉट वैल्यू एक्सेस करूं, तो ये क्या करेगा, ये चेंज नहीं करेगा वैल्यू को। मतलब चेंज तो करेगा, अपनी वैल्यू को एक इंक्रीज़ करेगा, ज़रूर करेगा, बट ये अपडेट नहीं होगी यूआई में, क्योंकि रेंडर नहीं होता है। तो अगर मैं आपको इसको लॉक करके दिखाऊं, तो जितनी बार भी मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं इस कंट्रोल फंक्शन को कॉल कर रहा है, और ये कॉन्स्टेंटली इस वैल्यू को 5 सेट कर रहा है। बट ये मेरे यूआई में क्यों अपडेट नहीं हो रही? क्यों इस इनपुट के अंदर इस वैल्यू को अपडेशन नहीं हो पा रहा है? क्योंकि रिएक्ट ने इसको री रेंडर नहीं किया। क्यों री रेंडर नहीं किया? क्योंकि ये यूज़ स्टेट नहीं है, ये यूज़ रेफ है। इसका काम करने का तरीका अलग है। हाँ जी, आपने यूज़ स्टेट को देखा था कैसे? मैंने आपको बताया था कि वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को उठाता है, दोबारा से लेके आ जाता है। ये काम यूज़ रेफ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये अक्रॉस री रेंडर्स, समझ रहे हो, अक्रॉस रिफ्रेश, वो जो कंपोनेंट्स हो रहे होते हैं उनमें अपने इस रेफरेंस को होल्ड करके रखता है। वो इस रेफरेंस को जाने नहीं देता। वो ये बोलता है कि अगर आपने मेरे को कुछ मेमोराइज़ करवा दिया, आपने बता दिया कि ये रेफरेंस है मेरा, तो मैं इसको होल्ड करके रखने वाला हूँ अक्रॉस री रेंडर्स। इससे होता क्या है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। कई बार मान लीजिए मैं नहीं चाहता कि ये इनपुट टैग जो है ये चेंज नहीं होना है, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होनी, तो मैं इसको रेफरेंस से एक्सेस कर लेता हूँ। या फिर मैं चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं कोई टाइमर लगाए हुए हूँ अपने पेज में, उसके जाने से मैं नहीं चाहता कि पूरा पेज रिफ़्रेश हो, वो पूरा कंपोनेंट रिफ़्रेश हो, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ इस रेफ फंक्शन का बात करेंगे इस पे भी कि कैसे रेफ का यूज़ करना है। बट ठीक है, ये तो हमारा जो है
रेफ का प्रोजेक्ट हो गया। हाँ जी, प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ में इन्हीं को ही मिनी प्रोजेक्ट समझ के बनाते चलना है। एंड काउंटर एप्लीकेशन एक हमने जो कल बनाया था उसी को ये आपका असाइनमेंट रहने वाला है। ये हम वो मैंने आपको इंक्रीज़ करना सिखाया था, अब उसमें डिक्रीज़ वाली जो फंक्शनैलिटी है वो अब आपको करना है। और हम लोग क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम लोग जो है यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करके रैंडम जोक्स को जनरेट करने वाले हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने फेच को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, हमने अभी फेच एपीआई का नहीं देखा है, अगले वीडियोस में वो भी देखने वाले हैं। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये हम लोग तभी ही बनाने वाले हैं। और ये ऑटो फोकस जो लॉगिन इनपुट है इसको भी हम लोग तभी ही उसी प्रोजेक्ट में साथ में ही देखने वाले हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। और ये दो प्रोजेक्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी कुछ सिखाएंगे। एंड इनको हम उसी प्रोजेक्ट के साथ में ही इंक्लूड करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और आज जितना भी आपने कुछ पढ़ा है काफ़ी पढ़ लिया आपने, थ्योरी काफ़ी हो गई आज, तो उसको एकदम से याद करने की कोशिश नहीं करनी है। इनफैक्ट याद तो बिल्कुल ही नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि यूज़ इफ़ेक्ट क्यों होता है, यूज़ रेफ क्यों होता है, रेफरेंस के लिए होता है, यूज़ इफ़ेक्ट क्यों होता है, पहली बार जब कंपोनेंट लोड होता है तभी वो चलता है, और जब जब मेरे डिपेंडेंसी की वैल्यू चेंज होती है तब वो चलता है। ठीक है, दो चीज़ें। यूज स्टेट का काम क्या होता है, जब भी वो स्टेट मैनेज करता है और जब भी उस स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो दोबारा से उस कंपोनेंट को रीरेंडर कर देता है। अच्छा, ठीक है। अब घर जाके आपको खूब सारी इस पर रिसर्च करनी है, खूब सारे प्रोजेक्ट्स इस पर बना लेने हैं। तो जब आप अगले वीडियो में आए तो उससे पहले आपको कई सारे आपके मिनी प्रोजेक्ट्स बना के रखने हैं, है ना। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में और इन दोनों प्रोजेक्ट को भी तभी कंप्लीट करेंगे। चलिए।